हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्राइव विद लीगल पेरितो। मैं हूं शिवम डागा और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम का हेड जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी इनकम जो कि टैक्सेबल है और किसी भी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती, वो इनकम फॉल करेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसका चार्जिंग सेक्शन 56 है जो हमें यह बताता है कि कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा जिससे कि इनकम फॉल करेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फर्स्ट, कोई भी रिसिप्ट है वो इनकम होनी चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेकंड, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इनकम किसी भी अदर सोर्स ऑफ हेड में फॉल ना करे, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एटसेट्रा। हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम को रेसिडुअरी इनकम भी कहते हैं। सेक्शन 56 क्लॉज 2 ये सेक्शन डिफाइन करता है कुछ इनकम को जो स्पेसिफिकली फॉल करेंगी सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही। फर्स्ट, डिविडेंड। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है और वो फॉल करेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सेकेंड, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, रेस हॉर्स या किसी भी गैम्बलिंग सोर्स से भी यहां से कोई भी इनकम आ रही है वो भी इस हेड में फॉल करेगी। थर्ड, एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है किसी भी फंड से जो कि वो प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युएशन फंड। फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपने कोई भी सिक्योरिटीज परचेज की है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी इस हेड में फॉल करेगा। फिफ्थ इज किसी भी प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर को लेट आउट करने से जो भी रेंट आता है वो आपकी इनकम है और वो इनकम भी इसी हेड में फॉल करेगी। सिक्स्थ, आपने अपना फर्निश्ड हाउस लेट आउट किया है, अब इस पर जो भी रेंट आ रहा है वो रेंट सेपरेबल नहीं है। इसका मतलब आपका फर्नीचर का रेंट और आपके हाउस का रेंट एक साथ ही आ रहा है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो इनकम है, ये जो रेंट है, ये भी फॉल करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सेवेंथ, कोई भी सम जो आपको रिसीव हो रहा है अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें बोनस भी इंक्लूड है। ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस करा रहा है, उसे हम कीमैन इंश्योरेंस कहते हैं। एट्थ, अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो गिफ्ट भी फॉल करेंगे इसी हेड में। बट ये सेक्शन एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। इसका मतलब ऐसी और भी इनकम है जो इस सेक्शन में डिफाइन नहीं है बट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करती हैं। फॉर एग्जांपल, एमपी एमएलए की सैलरी, डायरेक्टर्स की सैलरी, फैमिली पेंशन, रेंट एंड रॉयल्टी, कमीशन एटसेट्रा। सेक्शन 57 ये बात करता है डिडक्शंस की कि कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो आपको मिलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फर्स्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कंपनी का कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे बैंकर्स कमीशन, ब्रोकरेज एटसेट्रा, ये सारा डिडक्शंस के लिए अवेलेबल है। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट करते हुए कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे कि रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो भी डिडक्शन के लिए अवेलेबल है। थर्ड, फैमिली पेंशन के केस में 33.3% या फिर 15,000 जो भी इनमें से कम है उसकी डिडक्शन अवेलेबल होगी। फोर्थ, आपका कोई भी खर्चा हो रहा है और वो कैपिटल नेचर का नहीं है और उस खर्चे का मेन पर्पस है आपकी इनकम को अर्न करना या आपकी इनकम को इंक्रीज करना, तो वो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, रिनोवेशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। लास्ट, जहां इंटरेस्ट या एनहांस कंपनसेशन रिसीव हो रहा है वहां 50% तक की डिडक्शन अलाउड है। केस लॉ, सेठ आर डेलमिया वर्सेस सीआईटी 1977। इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि इनकम को अर्न करने के लिए कैपिटल नेचर और पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल हैं। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनकी डिडक्शंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फर्स्ट, पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर। सेकंड, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। थर्ड, वेल्थ टैक्स। फोर्थ, इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, अगर उस पर टैक्स पे नहीं हुआ है। फिफ्थ, लॉटरीज को जीतने में कोई भी खर्चा हुआ है वो डिडक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉटरी से 50,000 की विनिंग हुई है बट आपने 5,000 की टिकट खरीदी थी, तो ये जो टिकट्स की अमाउंट है ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी विनिंग्स में से। बट रेस हॉर्स की ओइंग या मेंटेनिंग में कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो डिडक्टेबल है, क्योंकि घोड़ा घास नहीं खाएगा तो भागेगा कैसे। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब गिफ्ट हमारा कैपिटल असेट है। अब हम इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में इंटरप्रेट करेंगे। ए, गिफ्ट्स ऑफ कैश, ड्राफ्ट, चेक। बी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सी, गिफ्ट ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की, जो है गिफ्ट ऑफ कैश, ड्राफ्ट और चेक। किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन या पर्सन से सम ऑफ मनी रिसीव हो रही है विदाउट कंसिडरेशन और वो मनी एग्रीगेट में 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं।
ए ने बी को बी के बर्थडे पे गिफ्ट दिया। अब वो गिफ्ट 55,000 का था, तो ये 55,000 टैक्सेबल होंगे क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा है। कंडीशन 2, अगर ये गिफ्ट 49,000 का होता तो ये टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये 50,000 से कम है। कंडीशन सी, अगर ये गिफ्ट 50,000 का होता स्टिल ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये 50,000 को एक्सीड नहीं कर। वन मोर एग्जाम्पल, बी के बर्थडे पे बी को अलग अलग दोस्तों से गिफ्ट मिले। जब उसने सारी गिफ्ट्स की वैल्यू को एग्रीगेट किया तो वो 50,000 से एक्सीड कर रही थी। अब बी लायबल है टैक्स पे करने के लिए। बट इसमें यह पॉइंट जरूरी है कि जो 50,000 की लिमिट है ये पर पर्सन नहीं है कि मुझे बी से गिफ्ट मिला, सी से मिला, डी से मिला और हर इंडिविजुअल 50,000 लिमिट है। ये एक एग्रीगेट लिमिट है, ये एक ईयरली लिमिट है कि पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट्स नहीं आने चाहिए और अगर वो आएंगे तो वो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पार्ट बी, इमोरल प्रॉपर्टी। इमोरल प्रॉपर्टी रिसीव करने में 2 कंडीशन है। फर्स्ट, विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने कोई भी पैसे नहीं दिया, आपको प्रॉपर्टी फ्री में मिली। सेकंड, विद कंसिडरेशन, मतलब आपने कुछ पैसे दिए हैं। अब करते हैं विदाउट कंसिडरेशन की बात। अगर प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है तो होल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगी। विद कंसिडरेशन में इसका मतलब आपको कुछ डिस्काउंट मिला है क्योंकि आपने इमोरल प्रॉपर्टी फ्री में नहीं ली, आपने उसके लिए कुछ पैसे दिए हैं। तो इसमें अगर डिस्काउंट 50,000 या फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो जो होल अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। पार्ट सी, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल हैं ज्वेलरी, स्क्रप्चर्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एटसेट्रा। इसके भी 2 कंडीशन है, विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन। अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो हम देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो आपको उस पर टैक्स पे करना है। विद कंसिडरेशन, इसका मतलब आपने कुछ पैसे दिए हैं उसको लेने में। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 लाख का टीवी गिफ्ट में मिला है बट आपने 40,000 उसके लिए पे भी किए हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट कितने का हो रहा है? 60,000 का हो रहा है। तो हम ये बेनिफिट देखेंगे, अगर आपका बेनिफिट 50,000 से ज्यादा का है तो आप उस पर टैक्स पे करेंगे, अगर वो उससे कम है तो आप उस पर टैक्स पे नहीं करें। एक्सेप्शंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां आपको गिफ्ट मिला है पर वो टैक्सेबल नहीं है? फर्स्ट, अगर आपको गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिला है, ओकेजन कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो। गिफ्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर आपको शादी पे कोई भी गिफ्ट मिल रहा है और कोई भी इंडिविजुअल गिफ्ट दे रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। याद रखना यहाँ पे मैरिज है ना कि मैरिज एनिवर्सरी है। सी, गिफ्ट गिवन बाय डेथ पेयर, इसका मतलब एक पर्सन है जो कि बेड पर है और उसकी डेथ होने वाली है और वो उस टाइम पर कोई भी गिफ्ट किसी पर्सन को दे गया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, गिफ्ट बाय विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, गिफ्ट गिवन बाय लोकल अथॉरिटी टू एनी पर्सन, वो भी टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कोई भी मनी रिसीव हो रही है किसी भी फाउंडेशन से, हॉस्पिटल से, चैरिटी से, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। आपको तो पता ही है आपको हमें क्या गिफ्ट देना है। सो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।